कहानी की कथा वस्तु के अंगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कहानी की कथा वस्तु के 3 अंग माने जाते हैं: आदि, मध्य और अंत। आदि कहानी के आदि में एक परिचयात्मक भूमिका हो सकती है। प्रेमचंद जी की अधिकांश कहानियां भूमिका से युक्त हैं। कहानी का आरंभ कहानीकार द्वारा पात्र का वर्णन किए जाने से, प्रकृति चित्रण अथवा संवाद से भी हो सकता है। प्रकाश प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी का आरंभ संवादों से होने के कारण नाटकीय है। कहानी का आदि भाग जहाँ मुख्य पात्र और मुख्य समस्या से परिचय कराता है, वही संघर्ष का आरंभ भी कराने वाला होता है। आदि भाग जितना ही कलात्मक और कौतूहलवर्धक होगा, तो कहानी उतनी ही अधिक सफल होगी। मध्य भाग कहानी का मध्य भाग संघर्ष से होने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कहानी के मध्य भाग में समस्या का समावेश करके पाठक से उसका परिचय कराया जाता है और उसके पश्चात संघर्ष के घात प्रतिमानों का चित्रण होता है। मध्य भाग का भी कलात्मक होना अनिवार्य है। यहाँ आकर पाठक के मन में जिज्ञासा और कौतूहल की वृद्धि आवश्यक है, जिससे कहानी में रोचकता बनी रहे। अंत कहानी का अंत चरम विकास से अथवा निगति की स्थिति से हो सकता है। चरम सीमा और अंत का सफलतापूर्वक निर्वाह करने में ही कहानीकार की सफलता है। अल्ब्राइट के शब्दों में, हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म तथा प्रथम कहानी का परिचय दीजिए। आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभिक द्विवेदिक काल में संवत 1950 के बाद अंग्रेजी और बंगला के संपर्क, नई शक्तियों के उदय, सुधारवादी आंदोलन, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थिति, नई शिक्षा पद्धति, गद्य के परिष्कार तथा नवीन चेतना के फलस्वरूप हुआ। सरस्वती संवत 1957, सुदर्शन संवत 1957 और इंदु संवत 1966 नामक पत्रिकाएं आधुनिक कहानी की जन्मदात्री प्रमुख पत्रिकाएं मानी जा सकती हैं। इसमें भी सरस्वती का स्थान सर्वोपरि है। उसके प्रकाशन के प्रथम वर्ष में ही उसमें इंदुमती, चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पर्वत नामक 3 कहानियां छपी थी। हिंदी के अधिकांश विद्वान इंदुमती किशोरी गोस्वामी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। चलो ठीक है, तो अभी मैं आस-पास हूँ, अभी नहीं जा रहा। किंतु राजेंद्र यादव और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती पर टेम्पेस्ट शेक्सपियर की छाप है। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर वासुदेव सिंह का मत विशेष उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि इंदुमती न तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का रूपांतर है और न ही किसी बंगला कहानी की छाया। उसका कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, अतः इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानना चाहिए। लघु कथा और कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु कथा और कहानी दोनों ही कथात्मक विधाएं हैं। कहानी को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है और लघु कथा को शॉर्ट स्टोरी। इससे केवल आकार भेद ही ज्ञात होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों में तात्विक भेद है। कहानी में कथानक का आदि अंत और आदि मध्य और अंत होता है। उसमें घटनाओं की योजना की जाती है तथा कथानक में चरम विकास पाया जाता है, किंतु लघु कथा के लिए ये सब आवश्यक नहीं। यह तो जीवन के किसी सत्य को अभिव्यक्ति देती है। कहानी में जीवन का यथार्थ चित्रण होता है, किंतु लघु कथा में कल्पना का विलास व्याप्त होता है। कहानी के पात्र ही यथार्थ होते हैं, किंतु लघु कथा के पात्र काल्पनिक ही होते हैं। कहानी में वातावरण की योजना की जाती है, किंतु लघु कथा में इतना आकाश ही नहीं रहता। लघु कथा में कथोपकथन भी हो आवश्यक नहीं। लघु कथा की शैली में संकेतात्मकता आवश्यक है। उद्देश्य की दृष्टि से भी कहानी और लघु कथा में अंतर है। कहानी यथार्थ जीवन के खंड चित्र प्रस्तुत करती है, किंतु लघु कथा तो केवल जीवन के किसी सत्य पर ही प्रकाश डालती है। प्रेमचंद के बाद कहानी के स्वरूप का परिचय दीजिए। प्रेमचंद के बाद कहानी का स्वरूप। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक के रूप में स्थापना केवल मार्क्सवादी से प्रभावित होकर एक निश्चित यथार्थवादी धारा की ओर मुड़ती है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यशपाल, रांगे, राघव, राहुल सांस्कृत्यायन, मनमथ नाथ गुप्त, अमृत राय आदि विचार प्रधान कहानियां लिखते हैं। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषण अथवा फ्रायड का सिद्धांत भी कहानी को प्रभावित करता है, जिसके अनुसार चेतन जगत की अपेक्षा मनुष्य के अवचेतन की व्याख्या पर जोर अधिक दिया जाता है। समाज की उपेक्षा व्यक्ति के विश्लेषण पर अधिक ध्यान रहता है। अज्ञेय, इराचंद्र जोशी, जैनेन्द्र आदि की कहानियों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उभर कर आई है। इस अवधि में कुछ हास्य रस की भी कहानियां लिखी गईं। ऐसे कहानीकारों में बेढप बनारसी, हरिशंकर शर्मा, बरसाने, लाल चतुर्वेदी आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। शिकारी जीवन पर कठिनाइयां लिखने वालों में श्रीराम शर्मा उल्लेखनीय है। कहानी की विशेषताएं बताइए। कहानी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। वह मनोरंजन करती है, पर उसमें मानसिक तृप्ति के लिए, भावों को जागृत करने के लिए भी कुछ होता है।
कहानी घटना प्रधान हो सकती है और चरित्र प्रधान भी। दूसरे प्रकार की कहानियाँ उच्च कोटि की समझी जाती है। यह आवश्यक है कि कहानी जो परिणाम या तत्व निकाले वह सब मान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो, कहानी में तीव्रता हो, ताजगी हो, कुछ भी ऐसा न हो जो अनावश्यक कहा जा सके। कहानी की भाषा बहुत ही सरस और सुबोध होनी चाहिए। घटनाएं पात्रों की मनोगति में स्वयं उद्भूत हो, वे प्रधानता न ग्रहण कर ले। डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा ने कहानी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। कहानी साहित्य का एक अंग है। उसकी विषय वस्तु अथवा कथोपकथन आदि में अर्थबोध की प्रधानता तथा भावोत्कर्ष और उक्त वैचित्र्य की यह प्रधानता रहती है। उसमें रंजनात्मक प्रतिपादन शैली के साथ कल्पना का यथोचित योग रहता है। उसका अंत प्रभाव पूर्ण, आकार संक्षिप्त और संवाद नाटकीय प्रभाव वाले होते हैं। उसमें नैतिकता और यथार्थवाद का प्रदर्शन भिन्न भिन्न रूप और परिभाषा में होता है। कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताइए। कुछ विद्वान कहानी को कटा छटा उपन्यास और उपन्यास को विचारपूर्ण कही गई कहानी मानने की भूल कर बैठे हैं। यह ठीक है कि कहानी और उपन्यास दोनों ही कथात्मक गद्य साहित्य के रूप में है। दोनों में कथा की प्रधानता होती है। दोनों ही कथा वस्तु श्रोताओं अथवा पाठकों में कुतूहल जगाकर उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों में वस्तु, पात्र, संवाद आदि का रहता है, किंतु फिर भी दोनों साहित्य विधाओं में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि आकार की दृष्टि से उपन्यास विस्तृत और लघु रचना है। उपन्यास में आजीवन के व्यापक अंगों पर प्रकाश डाला जाता है और कहानी में जीवन के व्यापक अंग की झांकी रहती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक और संवाद लंबे होते हैं। पात्र इन्हें तथा संवाद संक्षिप्त होते हैं। कहानी का एक रूप भावात्मक होता है, परंतु भाव प्रधान उपन्यास प्रायः देखने में नहीं आते। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने उपन्यास और कहानी में 3 अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है। उपन्यास की कथा वस्तु में एक से अधिक कथानक होकर गुम्फन किया जाता है, किंतु कहानी में केवल एक ही कथानक रहता है। उपन्यासकार के कथानक का मार्ग लंबा होता है। इसमें बीच बीच में अनेक मोड़, अनेक विश्राम स्थल एवं अनेक घटना स्थल उपस्थित होते हैं, जबकि कहानीकार की यात्रा छोटी सी होती है, जिसमें विभिन्न मोड़ों, विश्राम स्थलों और घटनाओं की संभावना ही नहीं रहती। इसके अतिरिक्त उपन्यासकार की गति शिथिल होती है। बैलगाड़ी में बैठे हुए राहगीर की भांति वह अपने दाएं बाएं झांकता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि कहानीकार वायुयान की चाल से अपनी लक्ष्मी को सीधा दौड़ाता है। उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है उसे देखने का आकाश उसे नहीं रहता। उपन्यास में पात्रों की संख्या कहानी से कई गुना अधिक होती है और वह सभी के व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का चित्रण करता है, जबकि कहानीकार कुछ पात्रों को लेकर उनकी कुछ विशेषताओं का या किसी एक प्रमुख प्रवृत्ति का ही उद्घाटन कर पाता है। कहानी के कथोपकथन में लंबे लंबे व्याख्यानों या दीर्घ बहसबाजी के लिए स्थान नहीं होता। सभी कहानीकार अपने देश काल के समस्त वातावरण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझते। उपन्यास की भांति कहानीकार अपनी रचना में अनेक समस्याओं का या अनेक सिद्धांतों का चित्रण नहीं करता, किंतु वह अपना सारा ध्यान किसी एक विचार, सिद्धांत या समस्या पर ही केंद्रित करता है। स्वातंत्र्योत्तर कहानी की नई दिशा, नई कहानी का परिचय दीजिए। काल की दृष्टि से सन 1951 से प्रारंभ होने वाली कहानी को ही नवीन जीवन दृष्टि के आधार पर नई कहानी कहा जाता है। कहानी के इस नए मोड़ को नई कहानी, स्वातंत्र्योत्तर कहानी, आज की कहानी, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी, कहानी, आज कहानी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। तथ्य और शिल्प सभी दृष्टि से विचार करने पर स्वतंत्रता के बाद की नई कहानी पुरानी कहानियों से पूरी तरह भिन्न और स्वतंत्र है। नई कहानी समकालीन सामाजिक जीवन की बहुमुखी विसंगतियों की अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख रही है। निम्नवित्त मध्य वर्ग न कहानियों का केंद्र निम्नवित्त मध्य वर्ग न कहानियों का केंद्र बिंदु है। इसमें समग्रता मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। इस पीड़ा के कई कारण व रूप है: भारत विभाजन, अकाल, युद्ध, राजनीतिक दोगलापन, अफसरशाही, पूंजीवादी शोषक व्यवस्था, सामाजिक अभाव, महामारी, यांत्रिकता, अकेलेपन और सामाजिक परिवर्तन के मूल में है अर्थ और भावना तथा अर्थ के तनाव में जो मानसिक द्वंद्व उभरता है उसका मनोवैज्ञानिक अंकन। इन टूटते संबंधों के चितेरा कहानीकारों ने बड़ी खूबी से किया है। परिवार के पवित्र रिश्ते आज अर्थ और स्तर भार से चरमरा गए हैं। नया कहानीकार उस चरमराहट को अत्यंत संवेदनशील ढंग से कहानियों में ध्वनित करता है। इन कहानीकारों में भीष्म साहनी, उषाप्ती यमबुदा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, शशि प्रभा शास्त्री आदि मुख्य हैं।
प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रेमचंद चंद्र जी का साहित्यिक जीवन 1901 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इनका साहित्यिक जीवन संसार का अनमोल रत्न नामक उर्दू कहानी से आरंभ हुआ, जो 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित की गई। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से बहुत महान है। पहली बार कहानी कला के सच्चे तत्व उनके कथा साहित्य में अंकुरित और विकसित हुए हैं। उनकी कहानी कला के विवेचन से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है कि वह हिंदी कहानी के पहले मौलिक कथाकार हैं। श्री राजनाथ शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद ने सामाजिक मानव की सामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं का अंकन कर हिंदी कहानी को स्वावलंबी बनाया था। उनसे पूर्व वह अन्य भाषाओं के कहानी साहित्य से अपना काम चला रही थी। प्रेमचंद ने उसे उस जाल से मुक्त कर एक नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। उनकी कहानियों में हमारे समाज की सभी मुख्य प्रमुख और गौर समस्याएं मुखरित हुई। कला और विचार, भाषा और कथ्य का ऐसा संतुलित समन्वय उनसे पूर्व दुर्लभ था। वस्तुतः प्रेमचंद अपनी कहानियों द्वारा जनजीवन को सशक्त और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे। उनकी कहानी कला में वे समस्त शिल्पगत प्रवृत्तियां और विशेषताएं उपलब्ध है, जो आधुनिक कहानी कला की आधारशिलाएं मानी जाती हैं। शिल्प विधान, कथा संयोजन, चरित्र और भाषा शैली की दृष्टि से उनकी कहानियां पूर्ण मानी जाती हैं। वास्तव में प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के जनक हैं और इनके साहित्य में प्रवेश के पश्चात ही कहानी विधा को अपनी सही पहचान मिलनी प्रारंभ हुई। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां कफन, आत्माराम, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर आदि हैं। उपन्यास गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प तथा मंगलसूत्र, अपूर्ण आदि प्रमुख हैं। नाटक संग्राम, प्रेम की वेदी तथा करबला आदि। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी एक सफल अनुवादक, संपादक तथा नाटककार भी हैं। प्रेमचंद जी की कोई 4 श्रेष्ठ कहानियां। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कलाकार हैं। प्रेमचंद जी ने सामाजिक मानव की सामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं का अंकन कर हिंदी कहानी को स्वावलंबी बनाया है। इनकी कहानियों द्वारा जनजीवन की सशक्त कलात्मक अभिव्यक्ति का निरूपण होता है। इनका कथा साहित्य इतना विशाल और व्यापक है कि उसमें पूरा एक युग समा गया है। प्रेमचंद जी ने ऐतिहासिक, नाटकीय, आत्मचरित्रात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली आदि सभी शैलियों में अपनी कहानियां लिखी हैं। इनकी प्रमुख 4 श्रेष्ठ कहानियां निम्न है। संसार का अनमोल रत्न, पंच परमेश्वर, आत्माराम, नमक का दारोगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या समझते हैं? बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं कि परीक्षा में पास होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है बुद्धि का विकास होना। यदि कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाएं पास कर ले परंतु उसे अच्छे बुरे का ज्ञान न हो या किसी विषय को अच्छे से जानना न आए तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार के कारण लेखक की स्वच्छता बढ़ गई। वह उसकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनके प्रति उसके मन में आदर भाव भी कम हो गया। वह बड़े भाई से नजर बचाकर पतंग उड़ाता और साथ साथ ही उसे यह लगने लगा था कि वह पढ़े या न पढ़े पास तो हो ही जाएगा। इस प्रकार उसके मन में बड़े भाई का डर धीरे धीरे कम होने लगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते हैं और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेल में समय न गंवाकर दिन रात पढ़ाई करने की सलाह देते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार उन्हें पढ़ाई में जल्दीबाजी ना करके छोटे भाई की नींव को मजबूत बनाना चाहते थे। विभिन्न उदाहरणों और परिणामों द्वारा पुस्तकालय ज्ञान पर बल देते थे और वह बाप दादा की मेहनत को पानी में नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर विद्वान बने।